चलो नेक्स्ट थियरी देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इजी प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इजी थियरी। क्या बोला है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करनी है। ओके, थोड़ा बहुत तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, इसी हाँ चलो। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस, और कौन से सब्सटेंस होंगे हमारी ये फर्स्ट सीरीज वाले, अप्लाइड टू दिस सब्सटेंस मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व। दो ही टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होंगे। क्या? या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपल हो जाएगा। वो दो ही चीज होने वाली है। सो एक तो है डायमैग्नेटिज्म और दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म। एक क्या है? डायमैग्नेटिज्म, और दूसरा क्या है? पैरामैग्नेटिज्म। ओके, diamagnetic substances are repelled by the applied field while the paramagnetic substances are attracted। उल्टा मत कर देना। ओके, डायमैग्नेटिक है वो क्या हो जा रहा है? रिपेल। याद रखने की ट्रिक बता देते हैं। देखो डायमैग्नेटिक याद भी वैसे ही रखते हैं। डायमैग्नेटिक में डाई आ रहा है। ओके, डाई मतलब दो, करेक्ट? डाई मतलब दो। तो ऐसा समझो कि हमारी कोई भी ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, उसमें दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। एक जो बॉक्स है हमारा, एक ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल में भी एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। हमारा पॉली वाला, ऑफ पॉली एंड हुंड, तो पॉली ने बोला ना कि भाई दो से ज्यादा आ सकते नहीं है। ओके, सो एक ऑर्बिटल है, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन आ सकते, कितने? दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब नंबर टू एसोसिएटेड विद द डाई। सो दो इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब डाई हो गया, और डाई हो गया दो है मतलब फील्ड हो गई, और फील्ड हो गई मतलब वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके डन। ओके, ये मैंने क्यों हटा दिया? स्पेलिंग गलत लग रहा था इसमें। बराबर, रिपेल एक ही एल आएगा, रिपेल्ड बोलेंगे तो डबल एल आएगा। ओके ओके, सो क्या है? देखो सिंपली वेरी इजी। यहां ऐसा समझो, मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्टैंड है ना, यहां से क्या है? पूरी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। कोई मैग्नेट होगा, मैग्नेट की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें मैंने यहां पर कुछ रखा, स्कैंडियम रख दिया, सपोज स्कैंडियम रखा। अब स्कैंडियम अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है और मैं ऐसे नजदीक ले जा रहा हूं, जैसे ही मैं नजदीक ले गया तो मेरे रिपेल कर रहा है, मतलब मुझे ऑपोजिट, मैं आगे जाना चाह रहा हूं, वो मुझे पीछे ढकेल रहा है। ओके, वो मुझे पीछे मार रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। रिपेल कब होगा? अभी तो बोला दोनों इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होंगे, ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपेल हो जाएगा। मतलब वो सब्सटेंस कौन सा है? डायमैग्नेटिक। ओके, अभी कोई दूसरा सब्सटेंस लाया है, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है ही वहां पर, दूसरा सब्सटेंस लाए और अब मैं उसको आगे ले जाने की ट्राई करूं, तो वो तो जा रहा है आगे और आगे जा रहा है। ओके, या मैं ट्राई नहीं कर रहा है, ऐसा समझो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा समझो। मैंने यहां से ऊपर से डाल दिया स्कैंडियम, जैसे ही स्कैंडियम डाल दिया तो सपोज वो अगर पीछे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिपेल हुआ ना, पीछे चला गया मतलब क्या हुआ? रिपेल हुआ। रिपेल मतलब क्या? डायमैग्नेटिक। अगर मैं कोई सब्सटेंस डाल रहा हूं और वो पीछे नहीं जा रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जहां से लग रही है, जहां मैग्नेट है उसकी तरफ जा रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। सिंपल। तो डायमैग्नेटिक में दो होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? सिंगल ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन। सिंपल, समझ में आ गया? फिर से क्या? दो ही टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, दो ही टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। सो डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म मतलब क्या? कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैंने कोई सब्सटेंस डाल दिया। अगर मैंने सब्सटेंस डाला और अगर वो रिपेल हो रहा है तो डायमैग्नेटिक, और सब्सटेंस डाला और अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक। याद कैसे रखना है? डाया रिपेल मतलब क्या? डाया मतलब दो मतलब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड ही है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा।
2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल। लेकिन एक ही है तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक और ये हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल। डन, सिंपली समझ में आ गया। अब मैं वही एग्जांपल, ये मटेरियल है, यहां पर मैंने डाल दिया स्कैंडियम। अब बताओ स्कैंडियम डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? बाय दिस कंसेप्ट कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यस पैरामैग्नेटिक होगा, श्योर। देखो कैसे, स्कैंडियम डाला 21 मतलब आर्गन 4s2 3d1, ये तो फुल्ली ही है, ऑर्बिटल पूरी कंप्लीट है। लेकिन ये कौन सी है, आधी है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आधी ही है, 1 ही है ना, 3d1 है। मतलब मैंने डाला, देखो अगर डबल होता, डायमैग्नेटिक होता तो रिपेल हो जाता, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। डन। अब मैं बोल दूं स्कैंडियम प्लस 3, ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। समझ में आया? ये अभी आ गया क्या, पैरामैग्नेटिक स्कैंडियम, और वापस स्कैंडियम प्लस 3 क्या आ गया, डायमैग्नेटिक। कैसे? अगेन प्लस 3 बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, प्लस 3 मतलब 2 ये गए और 1 ये गया, तो सब कुछ खत्म, आर्गन ही है। डन। तो आर्गन है मतलब आर्गन का क्या होगा, 3p6, तो 3p6 होगा, मतलब 3p6 होगा तो ये 1 2 1 2 1 2 हो गए 6, सब कुछ फील्ड ही है, सब कुछ। लास्ट वाला अगर देखेंगे तो सब कुछ फील्ड ही है, एक भी लोन अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर पैर में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल हो जाएगा, और रिपल हो जाएगा तो पैर में है, डबल है मतलब डायमैग्नेटिक। अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अकेला अट्रैक्टेड अकेला अट्रैक्टेड और डबल तो डायमैग्नेटिक। डन, वो रिपल हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके चलो, ये समझ में आ गया। तो ये अभी किसी के भी लिए तुम फाइंड कर सकते हो ना। अगर मैं बोल दूं Pi प्लस 3, बताओ ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? नहीं, पैरा, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, 3d पैरा या डाया? पैरा। देखो क्या है, तुम टिटेनियम का देख रहे हो शायद, टिटेनियम प्लस 3 है। ओके, टिटेनियम का क्या है, टिटेनियम का होगा SCTI, तो टिटेनियम का होगा 3d2 4s2, ये टिटेनियम का है। ओके, मतलब आर्गन तो है ही आगे। ओके, लेकिन टिटेनियम प्लस 3 मतलब ये 2 गए और ये एक आया ना, एक आया मतलब क्या, अकेला अट्रैक्टिव मतलब वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। डन, पक्का समझ में आ गया? निकाल दोगे? अब किसी का भी निकाल सकते हो। ओके चलो, तो ये तो तुम निकाल दोगे। अब दूसरी बात जो समझनी है, वो दूसरा क्या समझना है, ये हुआ क्यों भाई ये हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक मटेरियल है, डाला हमने कोई भी मटेरियल, अगर उसमें मटेरियल में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अकेला होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा मतलब, और अगर डबल में होगा तो रिपल होगा। मतलब ये तो हमने याद रखा ना कि अकेला है तो अट्रैक्ट होगा, डबल है तो रिपेल होगा, लेकिन हुआ क्यों ऐसे? ओके, इसके पीछे क्या है, मतलब ये अट्रैक्ट और ये रिपल हो रहा है, मतलब क्या इसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं, तो यहाँ पे रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो अगर मैं साउथ को नजदीक लेके आ रहा हूँ, दूसरा ये भी है नॉर्थ एंड साउथ, तो मैं साउथ को साउथ के नजदीक ला रहा हूँ, सपोज रिपल करेगा, नॉर्थ को साउथ के नजदीक ला रहा हूँ तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमें पता है। ये दोनों जगह मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो यहाँ तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात यहाँ डाल रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, तो यहाँ भी मैग्नेटिक इफेक्ट तो होनी चाहिए ना, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट तो होनी चाहिए इसमें भी, तभी तो वो ऐसे रिपेल और अट्रैक्ट कर सकता है। डन। ये क्या है, तो यही समझना है हमें। देखो, सो सपोज मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के आसपास हमारा ऑर्बिटल है। क्या है, ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिट है, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, कोई भी ऑर्बिट है और उसमें ऑर्बिटल है, n = 1 होगा तो s ऑर्बिटल होगा, n = 2 होगा तो s और p दोनों ऑर्बिटल्स होगी। डन।
अगर 3 होगा तो S, P और D तीनों होगी। करेक्ट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। अच्छा, सो ये हमारा n इज इक्वल टू 1 है। वहां पर सपोज हमारा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, ये तो हमें पता ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में पढ़ा था हमने। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ओके, याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिसाइड कर रहे थे तो बीच में एक बंदा आया था और बोला था क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, कौन था वो बंदा? मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या बोला था? व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। याद आया? अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब कोई चार्ज है ऊपर और वो लोग घूम रहे हैं, ओके, तो मूविंग है, मूविंग बोला था, ऐसा नहीं कि गोल गोल ही घूम रहे हैं, बट चार्ज पार्टिकल मूविंग में है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। वही तो इलेक्ट्रिसिटी में है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएटिव सॉलिनॉइड बनाया था, याद है? एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, वो तो सॉलिनॉइड में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ कंडक्टर ही था। तो कंडक्टर में से बार बार हमने हाई करंट लो करंट, हाई करंट लो करंट पास कर रहे हैं, तो वो मैग्नेट बन गया और इसको हमने बोल दिया था बार मैग्नेट। ओके, याद आया ना? ओके, तो ये हम, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस पास हुए उसमें। सो ये किसने बोला था? किसने स्टार्टिंग में? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। डन? ये समझ में आया? तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल, इसीलिए वो पैर में मूव करे और अकेले मूव करे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। डन? तो अब यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्या हमने पढ़ा है क्या? सपोज ये हमारा अर्थ है और ये बीच में हमारा सन है, तो हमने पढ़ा था ना क्या कि एक तो होती है ऑर्बिटल मूवमेंट, ओके, और दूसरी होती है, मतलब एक ऑन दी एक्सिस, ये एक्सिस सन की एक्सिस पे अराउंड गोल गोल घूमना, जिसकी वजह से 365 डेज वाला, और एक होता है 24 आवर्स वाला, खुद की एक्सिस पर भी घूमना, स्पिन। ओके, एक होता है ऑर्बिटल मूवमेंट, पूरी की पूरी जो ऑर्बिट है उसमें गोल 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 घूमना, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सी मूवमेंट हो गई? ऑर्बिटल मूवमेंट। ओके, और दूसरी खुद की एक्सिस पर भी गोल गोल घूमना, स्पिन क्वांटम नंबर, याद करो, वही क्वांटम नंबर हमने देखे थे ना, N, L, M, MS, ओके, स्पिन क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर भी देखे थे हमने। स्पिन कौन सा होता है? तो हमने बोला था कि भाई क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, तो माइनस हाफ, ऐसे हम बोले थे। याद आया? 4 क्वांटम नंबर, अगेन वही चैप्टर में पढ़े थे, यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही पढ़े थे 11th में। सो N, L, M, N 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे हमने। सो स्पिन क्वांटम नंबर मतलब स्पिन भी हो रहा है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर तो हमने बोल दिया ये जो गोल गोल घूम रहा है वो कौन सा है? ऑर्बिटल, और उसकी वजह से स्पिन होगा, उसकी वजह से स्पिन होगा नहीं, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और गोल 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 घूम रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। और दूसरा स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है मतलब क्या कि ये ऐसे ऐसे स्पिन होते होते ये स्पिन भी हो रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, देखो, समझ में आया? मतलब ये ऐसे गोल गोल गोल, ये ऐसे वैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, अर्थ के जैसे यार, हमारा सन के अराउंड में अर्थ गोल 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 घूम रही है, उसकी वजह से क्या ईयर चेंज होता है, 365 डेज लगते हैं पूरा सन को ऐसे गोल चक्कर लगाने में। ओके, जिसको हम रिवॉल्व मोशन नहीं बोलते, रिवॉल्विंग। ओके, रिवॉल्विंग, और जो ऐसे होता है, ओके, जिसकी वजह से 24 आवर्स दिन और रात होती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। डन? ओके, तो वैसे ही यहाँ पर 2 मूवमेंट हो रही है, 2 मूवमेंट हो रही है तो 2 मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। डन? सो हमारी एक जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हम L से डिनोट करते हैं, किससे? L से। ऑर्बिटल L वाली कौन सी है? ऑर्बिटल
की वजह, ऑर्बिटल, यस, ऑर्बिटल मूवमेंट, और एस है हमारी कौन सी, स्पिन मूवमेंट, खुद की एक्सिस पर। डन। तो जो 5D है और 4D के एलिमेंट्स है, उनमें तो दोनों देखने को मिलती है। अभी दोनों है, सब हमारे पास तो अब तो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो क्या है कि भाई ये एलिमेंट है, इसका स्पिन और मैग्नेटिक, स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगी वो उसकी वैल्यू क्या है, ये, और ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, ये, दोनों का सम कर दो तो टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट हमें मिल जाएगा। डन। ऐसा सम कर देगा तो मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कर रहे हैं तो सही आ रहा है, इसमें ऐसा कर रहे हैं तो भी सही आ रहा है, लेकिन 3D में ऐसा हो रहा नहीं है। तो 3D में जो टोटल होना चाहिए ना, हम वो नहीं ले रहे, हम सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है वही ले रहे हैं। ऑर्बिटल की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो कंसीडर कर रहे नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों सर, ऑर्बिटल में मूवमेंट नहीं होती, होती है, तो क्यों नहीं कर रहे, उसके रीजन है। क्या रीजन है? पहला रीजन तो यही है। पहला रीजन क्या है, यही है क्या, कि इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, मतलब थियोरेटिकल वैल्यू है एक, तो बुक में हमारे ये फॉर्मूला भी है, म्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। एन क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो 1, n इज इक्वल्स टू 1। ओके, फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 3d2, तो हम बोलेंगे सर 3d2 हो गया। अरे 3d2 नहीं, d ऐसे 5 है ना भाई, तो 1 और 2 ऐसे जाएगा ना। डन। समझ में आया? आउटबाउ पॉली हुंड चलता ही रहेगा। तो पॉली ने बोला था 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन हुंड ने बोला ये 2, लेकिन ये साथ में एक ही साथ में 2 मत डाल देना, पहले ऑपोजिट स्पिन, पहले सेम स्पिन वाले, फिर ऑपोजिट स्पिन वाले। डन। ओके, सो 1 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आएगा तो यहाँ आएगा। डन। ओके, ये हमने देखा था। तो वही उसका फिर अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो यहाँ कोई और एक मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू मिलेगी, फिर n इज इक्वल टू 3 हुआ तो कोई और मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू मिलेगी। तो हम बोल रहे हैं कि स्पिन की वजह से और ऑर्बिटल की वजह से दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ स्पिन की वजह से ही क्यों है, तो यहाँ पर स्पिन की वजह से क्यों है, क्योंकि जो हमारा थियोरेटिकल हम जो मान रहे थे कि इतना आना चाहिए, थियोरेटिकल मतलब कैलकुलेशन करके, ये कैलकुलेशन करेंगे ना, हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करके जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू आई, और अब तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स में देखकर हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू आई, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू सिर्फ स्पिन वाली मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू से ही मैच कर रही है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो हमारे पास ऑर्बिटल के केस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसी होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो हमने कर दिया, प्रैक्टिकल किया ना, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। प्रैक्टिकल किया, ये तो थियोरेटिकल था, कैलकुलेट हमने कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल किया इंस्ट्रूमेंट्स में, तब हमें पता चला कि भाई ऑर्बिटल की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ स्पिन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? ये एक रीजन। 3D में, हाँ 4D में वापस दोनों है, 5D में भी दोनों की वजह से, तो उसमें क्या करेंगे, ए भाई ऑर्बिटल की वजह से इतना है, स्पिन की वजह से इतना है, दोनों का सम कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। वो कैसे करें, कब करेंगे, 4D और 5D में। 3D में ऐसा नहीं है, 3D में सिर्फ स्पिन वाला ही, क्यों ये वाला नहीं, अरे दिख ही नहीं रहा है कुछ। डन। तो एक हो गया कि ऑर्बिटल की वजह से, ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो 3D में हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसका एक रीजन हो गया क्या, डिफरेंस बिटवीन दी प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल वैल्यू। ओके, दूसरा रीजन क्या है, जब लिगेंड बनेंगे, तो कल भी हमने देखा था, ये लिगेंड बना रहे हैं और ये जो हमारी सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाती है, और वो स्प्लिट हो जाती है तो यहाँ पर सपोज 3 बन गई और यहाँ पर 2 बन गई, मतलब D5 थी ना, तो D5 में से 3 यहाँ पर आ गई सेम एनर्जी वाली, और दूसरी सेम एनर्जी वाली जो 2 है वो ऊपर चली गई। ऐसे स्प्लिटिंग होने की वजह से इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहे नहीं है। अंडरस्टूड? पहला क्यों हमने सिर्फ स्पिन की वजह से किया, और क्वेश्चन क्या है वो समझो।
क्यों? स्पिन की वजह से ही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, स्पिन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट और निग्लेक्टेड? 4D और 5D में तो निग्लेक्ट नहीं कर रहे, 3D में क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? पहला रीजन, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल वैल्यू। दूसरा रीजन, वाई लिगेंड के केस में जब स्प्लिटिंग होगा तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगी, सो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने की वजह से हम ऐसे लिखते थे ना T2G, E2G, याद आया? ओके, तो ये स्प्लिटिंग हो गया। ये स्प्लिटिंग होने की वजह से इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहे नहीं है। दैट्स वाई 3D के केस में हम सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से ही जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी उसको कंसीडर करेंगे। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या भाई, करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही गिवन है क्या कि म्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। अगर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 1, 2 इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 2, 3 इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 3, 4 है n इज इक्वल्स टू 5, 5 है n इज इक्वल्स टू 5, 6 है तब ऐसा नहीं होगा। ओके, क्यों 6 है तो नहीं होगा? 6 ये 5 हो गया ना, 3D 5 हो गया। ओके, 3D 5 की बात कर रहा हूँ। 3D 1 2 3 4 5, और अब जब 3D 6 हो जाएगा तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि अकेले तो 4 ही है। तो 5 के बाद वापस 4, 4 के बाद 3, फिर 2, यहाँ पे जाएंगे तो 3 हो गया, फिर 2, फिर 1। डन? समझ में आया? वैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट कितनी मिल रही है वो पता चल जाएगा। हमें सिर्फ डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की ही बात करनी है, इसलिए हम सिर्फ यही लेंगे। ओके, अदरवाइज इसमें हमें ऐड करना पड़ता क्या? ऑर्बिटल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, ये किसकी वजह से है? स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी वो है ये जो फॉर्मूला है वो। ऑर्बिटल की वजह से होगी उसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कब आएगा? 4D और 5D में आएगा, 3D में सिर्फ यही आएगा। वो क्यों, वो भी हमने बात करी। डन? पक्का पता चल? श्योर? क्या देखा हमने? सिंपल थियरी है क्या? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डबल इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक, और वो क्या हो जाएंगे? रिपल हो जाएंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक और वो क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। डन? और फिर हमने ये कंसेप्ट समझा कैसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। डन? ओके, फिर याद रखना है, याद रखने के भी ट्रिक बता देता हूँ लास्ट में, तो पूरा टेबल तुम्हें ऐसे ही याद रह जाएगा। ओके, चलो। When a magnetic field is applied to the substance, mainly to ये सब पढ़ लिया। Diamagnetic substances are repelled, ये सब पढ़ लिया। Substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic, याद रख लेना। इसमें टाइप है वापस, डायमैग्नेटिक मतलब डबल मतलब रिपेल, तो रिपेल की बात नहीं कर रहे, पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। कोई सब्सटेंस तुमने डाला और वो अट्रैक्ट हुआ तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, लेकिन डाला और तुरंत अट्रैक्ट हो गया एकदम जोर से, सन्नाटे में, एकदम फास्ट, तो वो है पैरामैग्नेटिक। है पैरामैग्नेटिक ही, लेकिन बहुत फास्ट स्पीडीली, तो वो कौन है? फेरोमैग्नेटिक। डन? ओके, सो अगेन वेरी स्ट्रांगली अगर अट्रैक्टेड हो जाएगा तो वो है फेरोमैग्नेटिक। इन फैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, लिखा है वही पैरामैग्नेटिक ही है, लेकिन एक्सट्रीम एकदम फास्ट में अगर अट्रैक्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। ओके, मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर पैरामैग्नेटिक, बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक है। ओके, चलो। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो हमने देखा। पैरामैग्नेटिज्म ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं। Each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हुआ, यहाँ पे आया था ना वो मैक्सवेल, वो मैंने तुम्हें लिंक बताई। ओके, तो एक तो स्पिन की वजह से भी हो रहा है, तो स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम, ओके, मतलब मैग्नेट स्पिन मोमेंटम और ऑर्बिटल मोमेंटम। डन? वो दोनों की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए लिखा हुआ है स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मूवमेंट, उनकी वजह से जो
मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, वो दोनों को कंसिडर करना है। फॉर द कंपाउंड्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड, मतलब खत्म हो गई। उसके रीजन बताया ना मैंने दो। ओके, एंड हेंस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। For this, the magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by this. Done? समझ में आ गई? वो क्यों वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज PYQ। ओके, तो क्यों दो रीजन मैंने बताए। क्या पहला रीजन, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वैल्यू मैच हो रही नहीं है, इसीलिए हम 3D में देखो 45 में तो दोनों लेते हैं, लेकिन 3D में सिर्फ स्पिन की वजह से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। क्यों क्वेंच्ड हो गया वो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है वो क्यों खत्म हो गया। दो रीजन, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल वैल्यू मैच नहीं हो रही है। दूसरा, जब स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल होता है तब उसमें रहे हुए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते नहीं है। अंडरस्टूड? ये रीजन लिखना पड़ेगा। डन? तो याद रखना, लिखना हो तो लिख लेना। ओके, चलो। हाँ, सो फॉर these magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by using spin only formula. तो spin का formula है, where n is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment. Magnetic moment mu है। यूनिट क्या है याद रखो, एक मार्क में अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी, बोहर मैग्नेटॉन BM। ओके, सो पूछा जाता है और फिर क्या था यार, कुछ था पता नहीं कि न्यूटन चिप क्या चाहिए, नहीं, बोहर मैग्नेटॉन। ओके, सो बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है। ओके, देखो आया ना बोहर आया, बोहर कहाँ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही था। डन? ओके, सो बोहर मैग्नेटॉन उसका यूनिट है। A single unpaired electron has a magnetic moment of 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। अभी बताता हूँ, देखो याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। ओके, तो याद रखने की ट्रिक बता दूं तो SC TI दो बार लिख रहा हूँ, SC TI VCR मने फे को नी CU ZN। ओके, ये +3, ये भी +3 और बाकी सारे +2। देखो रट्टा मरवा रहा हूँ ध्यान से, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। इनके हमें याद रखनी है, ये टेबल याद रख रहे हैं। ओके, टिटेनियम दो बार लिखा है वो याद रखो, स्कैंडियम +3 होता है हमें पता है, टिटेनियम को भी +3 ले लो। डन? फिर सारे के सारे +2। डन? ओके, स्कैंडियम के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों कुछ नहीं है? देखो स्कैंडियम +3 लिखो, स्कैंडियम लिखो, स्कैंडियम, आर्गोन 4s2 3d1। भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो रहा क्या फिर, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कहाँ डायमैग्नेटिक और कहाँ पैरामैग्नेटिक, कुछ होगा ही नहीं। तो म्यू की वैल्यू n इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। n की जगह क्या लिखोगे, 0, तो क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट 0। डन? तो इसके लिए तो 0 आ गया। अब कैसे लिखोगे, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो वैसे वैसे लिखते जाना। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Ti+3 में कितने होते हैं, लिख कर देखो। Ti पहले लिखो, SCTI आर्गोन 3d2 4s2। Ti मतलब कितना, 22। ओके, तो 20 और 22। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, Ti+3 की, +3, तो ये दो गए, एक गया तो 3d1 आ गया। समझ में आया? पक्का? Ti+2 कितना होगा, 3d2 होगा। समझ में आया? पक्का? तो अब तुम कर लेना, मुझे तो पता है, तुम कर लोगे तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा 3d1, ये आ जाएगा 3d2, ये आ जाएगा 3d3, ये आ जाएगा 3d4, ये आ जाएगा 3d5, ये आ जाएगा 3d6, ये आ जाएगा 3d7, ये आ जाएगा 3d9, ये आ जाएगा, ये क्या आ गया यार,
3D 10 आता है क्या? Cu+2 Cu में तो नहीं, कहीं गड़बड़ी होगी। ओके, कहाँ गड़बड़ी हुई चेक कर लेंगे। ओके 3D यहाँ लिखा हुआ ही तो है। ओके 0 टिटेनियम SCTiVCl निकल में 8 है। Cu7 8 निकल में। निकल में 3 निकल में 8 लिखा है, लेकिन यहाँ तो 8 ही आ रहा है। 0 1 तो 2 आपने नहीं लिखा है। मैंने लिखा ही नहीं। नहीं लिखा। अरे तो बच्चों वाली गलती कर दी। अच्छा सो ये हो जाएगा 3D8 3D9 एंड 3D10 डन। ओके ऐसे होगा। अब याद रखने की ट्रिक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जहां पे अनपेयर्ड हो ना, याद रखने की ट्रिक क्या है? ये सब रब कर रहा हूं। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो n की जगह तुम क्या लिखोगे? 1। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो n की जगह क्या लिखोगे? 2। 3 हो गए तो 3। तो यहां पर एक अनपेयर्ड है, 3D1 है, तो यहां पे क्या लिखोगे तुम? 1 पॉइंट। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, लाइक दैट। ऐसे लिखो। डन। अब ऐसे लिख दिया, अब नंबर याद रख लो। ओके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये कैसे लिखा? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैसे। ओके अब नंबर याद रख लो। कैसे? डायरेक्टली याद रख लो। मैंने रखे हैं वही 73, फिर है 84, फिर है 87, फिर है 90 और फिर है 92। इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 73 उसमें 11 जोड़ दो, 84 हो गया, 84 में 3 जोड़ दो, 87 हो गया, 87 में 3 जोड़ दो, 90 हो गया, 90 में 2 जोड़ दो, 92 हो गया। डन। ये वैल्यू मिल गई तुम्हें। देखो 1.73, 2.84, 3.87, 4.90, 5.92। डन। अब वापस, अब यहाँ पे 6 पॉइंट मत कर देना। क्यों? क्योंकि 3D6 मतलब क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3D6, तो वापस कितने हो गए? 4। तो वापस 4.90। समझ में आया? तो ये आ गया 4.90। फिर वापस उल्टा 3.87, फिर 2.84, लाइक दैट। 1.73 और 0। कुछ है ही नहीं तो सिंपल। याद रखने की भी ट्रिक समझ में आ गई। ओके तो ऐसे पूछे तो हमें याद भी है। कोई भी पूछ ले, वेनेडियम प्लस 2 सॉरी, ओके 3 भी पूछ सकते हैं। तो वेनेडियम +3 पूछ लिया तो क्या करेंगे हम? चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतना लिख दो। वेनेडियम +3 पूछ लिया, चलो तो वेनेडियम +3 पूछा, मतलब वेनेडियम क्या है? SCTiV। ओके तो कितना है? 23 है ना, और 23 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3D3, 4s2 3D3। अब हमने 3 बोला है तो 4s2 निकल गया और 3D3 में से 1 निकल गया। डन। तो 3D2 बचा, 2 बचा ना, मतलब 2 पॉइंट, 2 बचा तो 2 पॉइंट, और सेकंड वाला कौन सा था? 84, तो 2.84 खत्म। ये नंबर याद नहीं रखा? 73 84 87 90 92। हाँ तो 84, अच्छा 2 आया तो 2 आया ना तो 2.84, 3 आया तो 3.87। मतलब ऐसे ही लगा। हाँ ऐसे ही लगा ही देना है। ओके जैसे मैं बोलूं कि भाई मैंगनीज +5, ये सब है नहीं, ये तो जो है वही लिखना है। लेकिन अगर इसके अलग भी कुछ ट्रिकी करके पूछ लिया, मैंगनीज +5, तो अभी तुम सोचोगे चेक क्या करना है हमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने हैं। मैंगनीज +5 SCTrVCr मने मतलब 25 है, तो मतलब क्या है? 3D5 है, 4s2 3D5 है। अभी वो बोल रहे हैं Mn+5 का बोल रहा है, या Mn+3 का बोल रहे हैं, मान लो Mn+3 का बोल रहे हैं। तो 4s2 3D5 था, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 मतलब 4s के दोनों निकाल दिए, और एक और निकाला 3D का। 3D5 थे, एक निकल गया तो 3D4 हो गया, 3D4 हो गया मतलब 4 आया, तो 4 पॉइंट समथिंग। ओके और 4 पॉइंट मतलब क्या है? 73, फिर 84, फिर 87 और फिर 90, तो 4.90। डन। सिंपल। तो यहाँ हमारी थियरी छोटी सी कंप्लीट होती है। क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सिंपली हमने क्या देखा? डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के पैरामैग्नेटिक होते हैं उसको फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं।
डन। फिर हमने समझा ये हो क्यों रहा है, तो वो हो रहा है जैसे मैक्सवेल ने बताया था, चार्ज पार्टिकल मूविंग होंगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, उसकी वजह से हो रहा है। तो भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल तो दोनों तरह से मूव कर रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट भी होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंट भी होता है। डन। Yes. तो 5D और 4D वाले एलिमेंट जो है उनके लिए तो हम दोनों ही कंसिडर करते हैं। ये याद ये भी नहीं लिखा, ओके, तो ये याद रखना एमसीक्यू में PYQ ही है। जो जो बुक में नहीं है और मैं बोल रहा हूं कि ये है, वो PYQ ही समझो। डन, इंपॉर्टेंट ही है। सो 3D और 5D के केस में दोनों कंसिडर किया जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट एंड से स्पिन एंगुलर मोमेंट दोनों कंसिडर किया जाता है। 3D में सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंट कंसिडर किया जाता है। उसके क्या रीजन है? उसका पहला रीजन ये है कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू से हम एंगुलर मोमेंटम और से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें म्यू, ओके, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें, उसका फॉर्मूला है। हाँ, ये जैसे फॉर्मूला था ना एन वाला, वैसे ही पूरा फॉर्मूला है कि इसमें तो सर स्पिन वाला ही है, फिर उसमें एल है, एल इंटू एल प्लस 1, ऐसे पूरा फॉर्मूला है, ओके। तो वहां से वो और यहां से ये दोनों का प्लस कर दो तो तब मिलेगा तुम्हें 4D और 5D के लिए। लेकिन 3D के लिए क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 3D के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू आर नॉट मैचिंग, मैचिंग ओनली फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंट बट नॉट मैचिंग फॉर दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। सो डी ऑर्बिटल्स की जब स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन हम 3D के केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को निग्लेक्ट करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ओनली कंसीडर करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंट। डन। और फिर ये पूरा का पूरा हमने याद रखा, ओके। SCTI 2 बार है और फिर पूरा का पूरा VCR लिख दिया। SCTI VCR माने फेकोनिस UZN, ओके। TI 2 बार है, पहले स्कैंडियम +3, टिटेनियम भी +3 और फिर सारे के सारे +2। अब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्लस करते जाओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 4, ओके। तो वो आ जाएगा वापस उल्टा, फिर रिवर्स। डन। और नंबर याद रख लो क्या? 73, 84, 87, 90 एंड 92, ओके। पक्का Yes. आ गया, समझ में आ गया, और जो याद रखना था याद रह गया। Yes. और यूनिट बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बोहर मैग्नेटॉन। डन, Yes. ओके। अच्छा हो तो आज तो स्कूल है, टाइम हो गया है। कितना